अब सीआरपीसी कौन सी लॉ है, सब्सटैंटिव है कि प्रोसीजरल है? क्यों, रीजन क्या है इसमें? प्रोसीजरल वाला क्राइटेरिया कि अब ये पार्टीज के लिए बाउंड है कि कोर्ट को बाउंड किया गया है इसके अकॉर्डिंग? पार्टीज अपनी रिलीफ है जैसे उसके रिगार्डिंग रेमेडीज है वो कैसे क्लेम करेंगे, ये वाला पार्ट हो गया ऐसे इसके रिगार्डिंग हाउ द रेमेडीज विल बी क्लेम्ड एंड हाउ द कोर्ट्स विल अलाउ द पार्टीज टू प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग्स। अब पॉइंट फर्दर क्या है जैसे इसके रिगार्डिंग की, जैसे इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग वर्ड डिफाइंड है आई टू आई में। उसको एक बार रीड करना, जुडिशियल प्रोसीडिंग। includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। ठीक है, मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, जुडिशियल प्रोसीडिंग वाला पार्ट भी है स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। बेसिक तो क्या है कि जुडिशियल सिस्टम का क्राइटेरिया है इसमें। एडवर्सरियल एंड इंक्विजिटोरियल, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम का क्राइटेरिया है इसके रिगार्डिंग। एडवर्सरियल एंड इंक्विजिटोरियल, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? अब इसमें पॉइंट इसके रिगार्डिंग ये है कि एक तो पॉइंट था कि पुराना सिस्टम जैसे चलता है जिसमें ये मोनार्क सिस्टम और ये क्राइटेरिया, तो उसके अंदर होता था क्या कि जैसे प्रोसिक्यूशन वाला पार्ट एक तरीके से किंग है, किंग की साइड से वहां पे जैसे उसके मिनिस्टर्स हो गए, मंत्री वाला वो पार्ट हो गया, तो उसी बेस पर चलता था जैसे उसके अंदर। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं टू पार्टी वाला पार्ट। टू पार्टी क्यों बोल रहे हैं हम इसमें, जैसे कि मान लो कोई मतलब उसमें मोनार्क सिस्टम और वहां पर हो गया किसी ने चोरी की है वगैरह, पकड़ लिया ऐसे उसको, अब क्या होगा कि प्रोसिक्यूशन कौन करेगा? किंग एंड मिनिस्टर्स। फाइनली वो वर्डिक्ट कौन देगा? किंग। ये वाला पार्ट हो गया। और वहां पर मोर ओवर वी कांट से दैट किंग इज अ काइंड ऑफ अ रेफरी और थर्ड पार्टी हु इज अ न्यूट्रल पर्सन। रीजन प्रोसिक्यूशन की साइड से वो होगा। अगर प्रोसिक्यूशन वाले बंदों को अगर ये चीज ही पावर जैसे उनके पास में रहे तो इशू वही तभी अराइज होता है कि फिर तो क्या प्रोसिक्यूशन, जैसे हम जनरली बोलते हैं कि प्रोसिक्यूशन का काम क्या हमेशा ही रहता है कि कन्विक्शन ही अटेन करनी, वो क्राइटेरिया रहता है। तो इंक्विजिटोरियल में ये वाला पार्ट रहता है जैसे इसमें कि दो पार्टी सिस्टम वाला मेजॉरिटी। एडवर्सरियल सिस्टम क्या है कि जैसे मतलब दो वर्ड यूज करते हैं, कॉमन लॉ कंट्रीज एंड सिविल लॉ कंट्रीज। सिविल लॉ कंट्रीज कौन सी, कॉमन लॉ कंट्रीज कौन सी? कॉमन लॉ कंट्रीज के अंदर जहां जहां पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है तो वहां वहां पर वो कॉमन लॉ कंट्रीज वाला पॉइंट है, वो रूल अप्लाई होता है। तो कॉमन लॉ कंट्रीज इसलिए वो कॉमनवेल्थ और उन चीजों रिलेटेड होगी। तो एक तरीके से ये ब्रिटिश जो लीगल सिस्टम की जो इम्प्रेशंस है उनको हम कॉमन लॉ कंट्रीज बोलते हैं। इनके अलावा कोई जो बच गए जो इसी रूल इन्हीं रूल को नहीं फॉलो करती हैं, वहां उनको बाकी सिविल लॉ कंट्रीज वाला क्राइटेरिया बोल सकते हैं। बाकी अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या कॉमन लॉ कंट्रीज है, वहां पे मेजोरिटी कहीं ना कहीं एडवर्सरियल का पार्ट रहता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली होती ही थ्री पार्टीज है। थ्री पार्टीज वहां पे कहने का मतलब क्या होगा कि दो पार्टीज है वो compete करेगी अगेंस्ट ईच अदर। they will plead, they will represent their evidences, they will present their arguments etc,
और उसके बाद में क्या होगा, एक थर्ड पार्टी होगी, उसको एडजज करेगी भी क्या बनता है। और थर्ड पार्टी को हम जनरली बोलते हैं न्यूट्रल पार्टी और अ काइंड ऑफ अ रेफरी। उसने किसी की साइड नहीं लेनी उसके रिगार्डिंग, वो प्योरली एडवर्सरियल सिस्टम वाला पार्ट रहता है जैसे उसके रिगार्डिंग। अब इसके ऊपर क्या है कि जैसे जो हम इसमें जैसे बात कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो इसमें अलग अलग पॉइंट आते हैं। जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग मैंने वर्ड एक बार इसमें जैसे B2 आई तो बात करें, जुडिशियल प्रोसीडिंग वेयर एविडेंसेस आर टेकन ऑन ओथ। क्या पुलिस वाले ऑन ओथ एविडेंस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जो वैल्यू अगर जो टेस्टिमनी रिकॉर्ड की गई बाय द मैजिस्ट्रेट या बाय द पुलिस, कौन से की ज्यादा रहती है? बाय द मैजिस्ट्रेट वाले की। क्यों रहती है? रीजन वही जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, क्योंकि हम उसको अज्यूम करें थर्ड पार्टी, न्यूट्रल पार्टी है, थर्ड पार्टी है, काइंड ऑफ रेफरी के तौर पे कर रही है। कन्फेशन है, कन्फेशन तो किसी भी पर्सन को हो सकता है, पुलिस को भी है, किसी और पर्सन को, और उसी में वर्ड जाते हैं ना, जुडिशियल कन्फेशन की बात करते हैं। फिर कौन से कन्फेशन की ज्यादा वैल्यू रहती है? इम्प्लाइडली उसी में हम प्रिज्यूम क्या कर रहे हैं? थर्ड न्यूट्रल पार्टी, तो उसको कन्विक्शन एक्विटल से नहीं लेना देना है, जस्टिस से लेना देना है। तो ये चीज है एडवर्सरियल सिस्टम का पार्ट। दोनों पार्टीज ने अपना कंप्लीट किया और उसके बाद में एक न्यूट्रल पार्टी, थर्ड पार्टी हु इज एक्टिंग एज अ रेफरी गिव्स द जजमेंट। ये है प्योरली एडवर्सरियल सिस्टम। अब अगला पॉइंट वही आता है कि इंडिया में हम एडवर्सरियल सिस्टम को फॉलो करते हैं कि इंक्विजिटोरियल को इसको फॉलो करते हैं? एडवर्सरियल को करते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है, जब इसमें हम आगे फर्दर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, थर्ड पार्टी है न्यूट्रल, उसने क्या करना है, जैसे वो फुटबॉल का रेफरी हो गया, इन पर किक मारता भी, अब यहाँ गोल हो सकता है, गोल कर देते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन, अंपायर है, अभी बॉल तो मेरे पास पड़ी, मैं उठा के रन आउट कर देता हूँ ऐसा कुछ नहीं करता है ना जैसे उसके रिगार्डिंग। तो एडवर्सरियल में यही एक्सपेक्टेशन है कि उसमें देखना है सारा कुछ क्या चल रहा है, और फेयर प्ले भी होना चाहिए। वाला पार्ट भी बॉल आ रही है, हेडर मारने लगा गोल, उसने थोड़ा सा हाथ भी लगा दिया, हाथ से हो गया गोल, ये वाले सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। तो इन्फ्लुएंस वाला पार्ट भी नहीं होना चाहिए। तो रेफरी रहेगा, न्यूट्रल पार्टी रहेगी, ये एडवर्सरियल सिस्टम की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मिक्सचर ऑफ बोथ एडवर्सरियल एंड इंक्विजिटोरियल का था, और इसके रिगार्डिंग क्या है कि कुछ फीचर्स ऐसे, इसका जैसे एग्जांपल आप लोग की विटनेसेस है, विटनेसेस कौन किस किस की तरफ से होते हैं? जनरली हम ये वाले वर्ड यूज करते हैं, प्रोसिक्यूशन लीडर। एक तीसरी कैटेगरी कोर्ट विटनेसेस, वो क्या है? पार्टीज नहीं लेके आनी थी, कोर्ट विटनेसेस वाला पार्ट है। तो अगर कोर्ट किसी को बुलाए, उसमें एविडेंस एक्ट के अंदर है सेक्शन 165 और सीआरपीसी में सेक्शन 311 और सीपीसी में भी ऑर्डर 16 रूल 17 वाला पार्ट भी है, कहीं ना कहीं उसके साथ में रिलेटेड 1817 है, उसके अंदर भी है कुछ इसी सीपीसी में। ये सिमिलर सी बातें जैसे मेंशन है। यहाँ पर क्या हुआ कि पूछताछ कोर्ट नहीं कर रही है, कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक्टिव रोल के पार्ट में आ गया। इंक्विजिटोरियल का जैसे लिटरल मीनिंग है ना, इंक्वायर करना, इंक्विजिटोरियल इंक्वायर करना, इंक्वायर करके क्या चीजें निकलवानी है अगले पर्सन से, दोज आर रिलेटेड टू द केस। और जो हम एग्जांपल किंगशिप और उसकी बात कर रहे थे, उसमें वही तो क्वेश्चनिंग और वही चीजें जैसे पूछी जाती है उसके रिगार्डिंग, तो उसी के बेस पे जैसे है वो सिचुएशन, तो उसमें वो न्यूट्रल से एक एक्टिव रोल में आ गया। अब उसके एक्टिव रोल में आने के कारण कहीं कोर्ट विटनेस भी बुला लिए, और वो विटनेस ऐसे हैं कि अब चांसेस कन्विक्शन के बन गए, तो हम इसमें फिर क्या प्योरली इंक्विजिटोरियल बोल देंगे इसके रिगार्डिंग? है क्या कि एडवर्सरियल में जो न्यूट्रल पार्टी रहने वाला पार्ट है, उसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यूटी में रखने के लिए इंक्विजिटोरियल के कुछ फीचर्स हैं, वो मिक्स हो गए यहाँ पर। ऐसे अब इसी जैसे एक तो कोर्ट विटनेस वाला पार्ट हो गया, प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग के लिए भेजना। प्ली बार्गेनिंग में है क्या, पर्सन वहां पर कुछ खुद नहीं मानता है कुछ चीजों के उसके रिगार्डिंग। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में कंसेंट है, बंदा मान रहा है ना, और उसमें कोर्ट वहां पर विद द कोर्ट परमिशन वर्ड भी आता है। प्ली बार्गेनिंग के अंदर है कि लेसर पनिशमेंट वाला पार्ट, या फिर हो सकता है एक्विटल भी हो जाए, वो वाला पार्ट, उसमें भी कोर्ट का रोल एक तरीके से रहेगा भी, उनको प्ली बार्गेनिंग के लिए रेडी किया गया भी हाँ प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। अब वो चीज है स्पीडी जस्टिस के कारण, जहां पर
प्ली बार्गेनिंग या कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का पार्ट, वहां पे कहीं ना कहीं इंक्विजिटोरियल बन जाता है। अदरवाइज तो क्या है, ट्रायल चल रहे हैं, जज बैठा है, बाकी अपना अपना बोले जा रहे हैं, डाउट्स है उनको क्लियर करने के लिए क्वेश्चनिंग कर ली। बट ये थोड़ा कि इधर से 4 इधर से 3 विटनेस, चलो भाई ये वाले 2 और बुला लो, जैसे ये 2 और बुला लो वाला पार्ट है, इंक्विजिटोरियल हो गया। इंक्विजिटोरियल का मीनिंग हो गया जो जज है इज अ एक्टिव पार्टी इन द ट्रायल। एडवर्सरियल में हम बोलते हैं नॉट एक्टिव, न्यूट्रल पार्टी। तो वो एक कहीं ना कहीं मिक्सचर बन जाता है। तो इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर भी क्या हुआ, इट इज मोर ऑफ अ एडवर्सरियल सिस्टम बट विद हैविंग सम फीचर्स ऑफ इंक्विजिटोरियल आल्सो। ये रीजन, इसीलिए जो मैंने अभी जैसे इसके रिगार्डिंग एग्जांपल दी, क्योंकि 165 एविडेंस भी वही कह रहा है, 311 भी इसके रिगार्डिंग भी यही पॉइंट बोल रहा है इसमें। और कई बार क्या होता है कि जैसे रीट्रायल, रिमांडिंग बैक, ट्रांसफर ऑफ केस, ये जो चीजें हो रही हैं, तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं उसी चीज से रिलेट होती है। इनहेरेंट पावर चलो यहाँ पर हाईकोर्ट के पास में, अदरवाइज तो सारे का सारा डिफाइंड है। तो वो विद इन लिमिट्स रहते हुए जो एक्स्ट्रा जो ये प्रोसीजरल पार्ट के साथ रिलेट किया जा रहा है, दीज ऑल आर काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ इंक्विजिटोरियल। इंक्विजिटोरियल में तो जो जज है जिसने जजमेंट देनी है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, एक्टिवली क्वेश्चनिंग करता है, अच्छा क्या कैसे, और उसके रिगार्डिंग वो जो कन्विक्शन बनती है, एक्विटल बनती है, उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। बट एक्टिव रोल यहाँ पे क्या है, पार्टीज हैं वो आमने सामने चल रही है, और उसने क्या करना है, जज करना है उनको, जैसे एज द नेम, और इसलिए उसको रेफरी एंड एज अ न्यूट्रल पर्सन रहना पड़ता है। तो क्वेश्चन मतलब प्री में आता है वो एडवर्सरियल में ही टिक होगा, पॉइंट ये है, क्योंकि सम फीचर्स है, ऑल फीचर्स थोड़ा इंक्विजिटोरियल के, और सम फीचर्स वाला क्राइटेरिया भी एक तरीके से देखो, प्ली बार्गेनिंग कौन सा ओरिजिनली था, ये पार्ट आ गया। दूसरा, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हुई, तब कोर्ट के सामने सही विटनेसेस नहीं आए, तब कोर्ट को उनको बुलाना पड़ा ना, नए बंदों को। अगर इन्वेस्टिगेशन वाले और प्रोसिक्यूशन वाले सही चल रहे होते तो क्या किसी को बुलाने की जरूरत थी, आ ही गए होते सामने। तो वो एक्टिव रोल है एडवर्सरियल के पॉइंट ऑफ व्यू, रेफरी थर्ड पर्सन के तौर पे ना, कुछ चीज रह ना गई हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्टिव रोल है, इसलिए हम इसको एडवर्सरियल बोलते हैं। बट इट इज हैविंग मिक्सचर ऑफ बोथ, बट मिक्सचर का कहीं ना कहीं टिल्ट एडवर्सरियल के फेवर में ही है, कि बीइंग अ न्यूट्रल पार्टी ये तो भी मतलब एज इफ केस को जानबूझ के लाइट किया जा रहा है, ये रीजन आ गया। तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, वहां पे कई चीजें डॉक्यूमेंट है, वो चीजें मंगवा लिए जाएंगे, ये चीजें, इसलिए उसका एक्टिव रोल है, और एक्टिव रोल में अटेन करना है जस्टिस, उस पर्पज के लिए, तो इसलिए हम उसको एडवर्सरियल के साथ में कोरिलेट करते हैं। वो ना कि जैसे प्रोसिक्यूशन, एक्यूज्ड या डिफेंस एंड जज, थ्री पार्टीज। तो जो मैंने सिंपल एग्जांपल दी जैसे उसमें, क्योंकि इंक्विजिटोरियल में एक्टिव रोल वाला पार्ट भी बनता है, तो उसमें वो जब एक्टिव रोल हो गया, अब माइंडसेट बन गया, माइंडसेट के कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बायसनेस भी आ जाए, क्योंकि एक तरीके से अपने को बचाने के लिए तो एक्यूज अपना प्लीड करे मैंने चोरी नहीं की वगैरह वगैरह। अब एलिगेशन है चोरी की है, पकड़ा गया है, मिनिस्टर्स है जो भी मान लो उनके जो है, आर्मी है कुछ जो भी, उन्होंने पकड़ लिया उसके रिगार्डिंग, वो डिपेंड करता है किम जोंग उन जैसा बंदा वो क्या होगा, एलिगेशन के बाद हो सकता है जज भी जाए, जज क्या तो मतलब उसने किया ही होगा, वो बायसनेस आ गई ना, नहीं नहीं ये तो ऐसे कर रहा था, जानबूझ के ऐसे कर रहा था, वो सिचुएशन बनने के चांस हो जाते हैं इंक्विजिटोरियल, क्योंकि वो खुद पार्टी बन गया वहां पे, जबकि जस्टिस करने के लिए खुद को पार्टी नहीं बनना चाहिए। क्यों हमेशा क्या कहते हैं कि अगर मान लो कोई भी है कि मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई अपने साथ अपने फ्रेंड वगैरह को लेके, वो कहते हैं तो तेरे साथ है तो तेरी बात ही बोलेगा, ये बात ही बोली जाएगी। तो यही चीज जब प्रोसिक्यूशन में अगर जज इतना एक्टिव होके इन्वॉल्व हो गया, प्रोसिक्यूट भी उसने करना, जजमेंट भी उसे नहीं देनी, वो तो उसकी सेटिस्फेक्शन हो गई, इंटरेस्टेड नहीं हो गया पर्सनली एक पार्टी की साइड से, इसलिए इंक्विजिटोरियल को ज्यादातर फॉलो नहीं करना, वो क्राइटेरिया रहता है। तो ज्यूरी है, जज है, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। और ज्यूरी वाले पॉइंट के अंदर वही इशू कई बार होता था कि ज्यूरी के अंदर जो पर्संस हैं, जैसे अब डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी के अंदर आर्टिकल 50 क्या है, यस, सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी इसके रिगार्डिंग। अब पुलिस है वो किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है, उसका पार्ट हुआ। जुडिशरी अलग ऑर्गन हो गया, और जो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेक्स एंड बैलेंसेस वाला पार्ट है वो चलता है, वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली और नॉट, इसके लिए उनके ऊपर एक चेक रखा गया।
तब वो बैलेंसिंग ऑफ पावर्स होगी, चेक्स एंड बैलेंसेस हम बोलते हैं उसके रिगार्डिंग कि वो काम करे। और उसके एग्जांपल सीआरपीसी में भी आते हैं। मान लो पॉइंट वही है कि एफआईआर होनी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, एफआईआर होनी है, तो एफआईआर करवाने गया कोई पर्सन, कौन से सेक्शन में एफआईआर? 154 के अंदर। उसने एफआईआर नहीं की, क्या होगा? फर्दर रेमेडी एसपी के पास, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस वाला पार्ट हो गया। वहां पर भी कुछ नहीं बना, मैजिस्ट्रेट के पास। वहां पर कुछ नहीं बना, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो वो चीज एक ऊपर तो आ गई ना, और उसमें फिर डायरेक्शन में क्यों नहीं की जा रही, वो वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा। अगर वो ऊपर वाली जो चीजें मैजिस्ट्रेट और वो हाई कोर्ट वाला पॉइंट ना हो, तो सोच के देखो फिर जुडिशियल सिस्टम का हाल क्या होगा। दैट मीन डिक्टेटरशिप वाली सिचुएशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो सिचुएशन। इसीलिए वो डेमोक्रेसी वाला पार्ट है, तो वहां पे बैलेंसिंग ऑफ पावर्स वाला क्राइटेरिया, और वही बैलेंस इसमें सीआरपीसी में भी मेंटेन किया। सीआरपीसी के अंदर ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उनको भी फॉलो किया गया। जैसे रूल अगेंस्ट बायस की बात कर लो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात कर लो, ऑडी अल्ट्रम पार्टम है उसकी बात कर लो, तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स है वो इसमें भी फॉलो होते हैं। तो उसी के बेस पे क्या है कि जैसे इसमें है 479 है, एक बार उस सेक्शन में देखना। हाँ, पर्सनल इंटरेस्ट वाला क्राइटेरिया यूज करना, तो उसमें क्या रहेगा? No judges magistrate shall accept with the permission of the court to which an appeal lies from this court, try or commit for trial any case to or in which he is a party or personally interested, and no judge or magistrate shall hear an appeal from any judgment or order passed or made by anyone. ठीक है। अब मान लो वही बात मैं जो किंग वाला पॉइंट पे कह रहे थे, अगर मान लो किंग का ही कोई है रिश्तेदार है, उसने कोई क्राइम कर दिया हो, अब ऐसा तो नहीं एक दिन के लिए किंग चेंज कर देंगे या ट्रायल और वो चीजें चेंज हो जाएगी, वहां पर क्या होगा? बायसनेस वाला रूल, एक प्रिजम्पशन हो सकता है कि ऑन मेरिट्स वो एक्विटल हो सकता है, बट एक प्रिजम्पशन क्या राइज हो जाएगी, वे खुद का था बेटा इसलिए छोड़ दिया, ये वाला पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? वो क्रेडिट, वो एक इसीलिए वो डाउट भी ना हो, इसीलिए जुडिशरी मस्ट बी फ्री। इसी के एग्जांपल क्या हो गया, 479 वाला पार्ट हो गया। प्लस क्या है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में रेक्यूजल वाला पार्ट रहता है, इवन लोअर कोर्ट में भी रहता है। लोअर कोर्ट में वो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का भी इतने से जजीज है, वो प्राइम वाला पार्ट है, वो न्यूज में आ जाता है। रूल अगेंस्ट बायस का क्या है, जैसे मान लो अब आपने कहीं पर लोकल अपनी जो भी है बार, वहां पे रजिस्टर करवाया हुआ है, कल को जुडिशियल ऑफिसर लग गए पंजाब में, आप उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं अपॉइंट हो गए ड्यूरिंग आपका कोर्स, रीजन आपके सोशल रिलेशंस बन गए। 479 का ये क्राइटेरिया, वो रूल उसी के ऊपर बेस्ड हो गया। उससे बाय चांस कोई आपके नजदीक दूर के रिश्तेदार या कोई फ्रेंड है, उसका केस ही आपके सामने आ गया, देन इट बिकम्स योर ड्यूटी कि आप अपने सीनियर को जो जज है उसको इन्फॉर्म कर दो कि रिक्यूज करना है, मैंने ट्रांसफर कर दिया जाए। तो जज उसमें रीजन भी मेंशन कर दिया जाए कि ये कि पार्टी इज नोन टू मी, इसलिए क्योंकि पार्टी इज नोन टू होगी तो सीधा सीधा क्या होगा, चाहे वो एक्यूज की कैटेगरी में होगा, वहां पे रास्ता ढूंढा जाएगा इसको बचाया कैसे जाए, ये वाला पार्ट बनेगा नहीं बनेगा। तो वो चीज, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी हो गया, रूल अगेंस्ट बायस वाला पार्ट भी होगा, फिर वो जस्टिस। अब अगर मैरिट्स पर भी रह गया, कल को ये न्यूज बाहर आ गई, फिर क्या होगा? सिचुएशन एक मतलब ये है ना कि क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वो सिचुएशन बन जाएगी उसके रिगार्ड। इसलिए वो सिचुएशंस भी नहीं बननी चाहिए, इसलिए है कि इम्प्लाइडली है ये कि वहां पर नहीं पॉइंट करना, रिक्यूजल करना, और वो क्राइटेरिया उनके अकॉर्डिंग ये इसके अंदर प्रोवाइडेड है। अब बाकी जैसे इसके रिगार्डिंग हम बात करें कि इसमें इनिशियल, जैसे इसमें इतने सारे सेक्शंस हैं, इन्वेस्टिगेशन की पावर्स हैं, दोस आर विद एग्जीक्यूटिव। चैप्टर 12 वाला पार्ट है, उसके अंदर जैसे उसमें मेंशन किया कि 154 से लेके और 176 का जो क्राइटेरिया है, उसमें जो पॉइंट्स है वो प्रोवाइडेड हो गए। अब जो चीजें चल रही हैं उसमें, अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू के तौर पे हम लेके चलते हैं कि इसमें प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस और उनको कैसे फॉलो करें। सबसे पहला तो पॉइंट वही है कि क्राइम, ऑफेंस, क्योंकि एज वर्ड ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर आईपीसी, उसमें वो डिफाइंड है ऑफेंस वर्ड। ऑफेंस हो गया, इसके बाद में जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी,
अब वो ऑफेंस है, वो डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस की किस टाइप का है, कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल का क्राइटेरिया है, और उसी के बेस पर आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स रहनी है तो उसके रिगार्डिंग। क्योंकि कॉग्निजेबल हुआ, कॉग्निजेबल का एक जैसे मीनिंग मेंशन है, कॉग्निजेबल कौन से केस हो गए? पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल में उसमें जैसे एक तरीके से कई पनिशमेंट वाला भी क्राइटेरिया है, डेफिनेशन में भी एक अलग से मेंशन किया हुआ है, बट पॉइंट वहां पर गया कि जिनमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं लेस सीरियस एंड मोर सीरियस वाला क्राइटेरिया भी। लेस सीरियस है तो वहां पर जो पार्टी जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, तो पार्टीज बनती हैं। जैसे उसमें आईपीसी में आप ये वाला पॉइंट कर रहे हो कि स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। कई केसेस के अंदर क्या होता है, ए वर्सेस बी ये होते हैं। क्यों होते हैं अलग अलग? ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। प्लस दूसरा पार्ट जैसे वर्ड स्टेट आ रहा है, नहीं उसमें हाँ चलो नाम उसमें हाइड, वो वाला पार्ट भी हो। अब पॉइंट क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी, जुडिशरी की, लेजिस्लेचर की या एग्जीक्यूटिव की? एग्जीक्यूटिव की, स्टेट की आ गई। तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला पार्ट है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए वहां पर उसको सजा दिलवाना, इफ दैट पर्सन हैज कमिटेड द क्राइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होने की। इसीलिए क्या है कि प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट के अंडर में ही होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। जैसे अब ये जो जुडिशरी वाला पार्ट है, इसमें कोर्ट्स एक्ट और ये चीजें आ गई सारी की सारी, इवन इसमें भी कोर्ट्स की टाइप है जैसे मेंशन की गई। अब इनमें क्या है कि ये सारे के सारे दे आर आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंटली करते हैं। अब क्लासेस ऑफ कोर्ट है, सेक्शन इसमें 6 में मेंशन किया गया है इसके रिगार्डिंग। कितने टाइप की क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हैं जो मेंशन की गई? स्टार्टिंग लाइन क्या है उसको रीड करना। तो बिसाइड्स हाई कोर्ट का मीनिंग क्या? हाई कोर्ट इज इंक्लूडेड और हाई कोर्ट इज एक्सक्लूडेड। हाई कोर्ट के अलावा, तो मतलब हाई कोर्ट भी है और ये भी है, क्या मीनिंग हुआ फिर इसका? साइड, साइड और हाई कोर्ट के अलावा ये चीजें हैं या हाई कोर्ट के साथ साथ ये चीजें? तो फिर अब वही है ना कि क्वेश्चन आता है ऐसे इसके अकॉर्डिंग, अब 4 होगा कि 5 होगा? 5 वाला रहेगा, ये बिसाइड्स वर्ड लिखा गया है तो इसी रीजन से ये भी रहेगा इसमें। सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट एक सेपरेट है, रीजन क्योंकि इसमें सीआरपीसी के जो क्राइटेरिया हैं इसमें कुछ सेक्शन और भी हैं जो इसी ट्रैक पर ही चलते हैं। 407 407 yes. Power of High Court to transfer between the subsection 1. Whenever it is to appear to the High Court, because it that a fair and impartial inquiry or trial cannot be held easily or be that some question of law of unusual difficulty is likely to arise. Proceed in order under this section is required by any provision of this code or will tend to the general convenience of the parties or witnesses or is expedient for the ends of justice. It may order that any offence be inquired into or tried by any court not qualified under section 177, but in other respects competent to inquire into or try such offence. ठीक है, इसमें ट्रांसफर वाला पॉइंट आ रहा है, इसका इट में ऑर्डर का 4th पॉइंट है, उसको रीड करके देख लो। अब इसका क्या मीनिंग हुआ जब इस चीज को हम इसमें 6 के साथ में रीड करें? 6 में भी स्टार्टिंग लाइन में वही वर्ड है,
और इसमें भी वही वर्ड आ रहा है इसके रिगार्डिंग। तो डिसाइड्स हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट उसी लिस्ट में है एक कैटेगरी, 4 वो होगी और एक कैटेगरी वो होगी। इट सेल्फ वर्ड नहीं है कि ट्रायल के लिए खुद कर सकते। सीआरपीसी में वही प्रोविजन आ रहा है, इसके 6 के अंदर भी वही लाइन मेंशन की गई। तो हाई कोर्ट वाला पॉइंट भी इसी के साथ में इंक्लूड होता है इसी के लिए। अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, 5 आया तो 5 होगा, कौन कौन से नहीं इंक्लूड या इंक्लूड है, क्योंकि डिसाइड्स वर्ड वाला पार्ट रीजन है, इसलिए मैंने आपको वो वाला पॉइंट भी रीड करवा दिया कि मतलब उसके पास ट्रायल कोर्ट वाली पावर्स हैं और खुद ट्राई भी कर सकती है, ये मेंशन भी है स्पेसिफिकली उसी के रिगार्डिंग, ये रीजन है इसका। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट हो उसमें। अब क्राइम कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है उनके अकॉर्डिंग प्रोसेस चलेगी। अब कॉग्निजेबल का पार्ट है इसीलिए सेक्शन 154 और वो पॉइंट स्टार्ट होते हैं। मतलब एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत होगी? वहां पर कोई परमिशन, क्योंकि कॉग्निजेबल है, क्योंकि 154 का टाइटल ही क्या है? कॉग्निजेबल, और उसमें अपना आगे कार्रवाई करनी है एफआईआर के बाद। तो कॉग्निजेबल में पावर्स इनहेरेंट है, रीजन बीइंग वही कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी होती है, प्लस वो अपना काम है वो शुरू करे बिना कोई उसके, क्योंकि जो उनका पर्पस भी वही है मेंटेन करने का, पुलिस सिक्योरिटी और ये वाले सारे, इसलिए 154 में वो कर दिया। नॉन कॉग्निजेबल में कहीं ना कहीं लेस सीरियस और ये चीजें आ जाती हैं, इसलिए आईपीसी का हर सेक्शन जहां पर है उसमें प्रोवाइडेड है, उसी के साथ में कमेंट में मेंशन भी किया गया कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ट्रायबल बाय विच कोर्ट, जो कि सीआरपीसी के स्केड्यूल में भी चीजें मेंशन की गई इन कॉन्सोनेंस है उसी के अकॉर्डिंग। ओरिजिनली तो अकेली क्रिमिनल लॉ होती थी सिर्फ आईपीसी, आज की डेट में और भी कई क्रिमिनल लॉ आ गई। कौन कौन सी आ गई? एनडीपीएस है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाले वो हैं, ये पीएमएलए है और ऐसे ऐसे के। ठीक है, कौन सा? कैटल्स है, चैटल्स है। तो वो पनिशमेंट वाला क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग, जहां जहां पे पनिशमेंट प्रोवाइड है, मेजोरिटी का जैसे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली सिविल लॉ ही है, उसमें तो एनफोर्सेबिलिटी के पर्पज के लिए उन्होंने वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंट्रोड्यूस कर दी भी पनिशमेंट, ताकि वो एक कागज का टुकड़ा ही ना माना जाए, उसकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझी जाए। जैसे उसके रिगार्डिंग जब क्रिमिनल ऑफेंसेस डिफाइन करते हैं तो जिनके अंदर कुछ नहीं लिखा होता वहां पे सीआरपीसी अपने आप अप्लाई हो जाएगी। अगर स्पेशल प्रोसीजर वहां पर प्रोवाइडेड है फिर वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो डिपेंड करेगा। यूएपीए हो गया, एनएसए हो गया, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो गया, ये वाली जो चीजें, तो उनमें प्रोसीजर अपना प्रोवाइडेड है, स्पेशल कोर्ट्स का क्राइटेरिया बन। बट अदरवाइज क्या होगा, ये जो सीआरपीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन है सारे के सारे ये अप्लाई होंगे, इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। अब एक तो क्राइटेरिया कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के बेस पर हो गया, और कॉग्निजेबल में अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग में क्या होगा, एफआईआर वाला पार्ट। एफआईआर ना करो तो वो रेमेडीज होगी जो भी जस्ट डिस्कस की करेगा। एफआईआर करते ही जैसे मान लो वहां पर कोई पर्सन मिल गया, एक्यूज है या कोई सस्पिशियस पर्सन है, अब उनको अरेस्ट भी कर लिया, अरेस्ट करके कोर्ट में कोई प्रेजेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसीलिए क्योंकि इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे तो जो सेक्शंस इसमें है कि 40 से लेके 60A तक वाले सारे अरेस्ट के रिगार्डिंग वो प्रोविजंस भी अप्लाई होते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का केस है उसमें। और इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग भी क्या है इसमें डेफिनेशन पार्ट में देखना। इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, बेसिकली मीनिंग तो ये रीड कर दो इसमें। इन्वेस्टिगेशन includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. वैसे तो मेंशन कर दिया कि अदर देन अ मजिस्ट्रेट, दैट मींस इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ही एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, उन्हीं का रोल हो गया कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस।
उसी के बेस पर, क्योंकि आगे जाके केस बनता है कि नहीं बनता, वो सिचुएशन भी तो आएगी आएगी। अब कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे इस तरीके से कि जिस दिन एफआईआर हुई, किसी को अरेस्ट वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो वहां पर क्या है कि अकरेंस रिपोर्ट जाती है। अकरेंस रिपोर्ट, अकरेंस रिपोर्ट है वो पुलिस ऑफिशियल है, वो अकरेंस रिपोर्ट देता है उसको इलाका मैजिस्ट्रेट। जिस मैजिस्ट्रेट के अंडर में वो थाना पुलिस स्टेशन है वो पड़ता है, और उसमें वो मेंशन कर देगा कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी को अरेस्ट किया है नहीं किया है, वो सारी चीजें एस्पेक्ट उसके रिगार्डिंग, ताकि एक वही जो पॉइंट हमने बोला था चेक्स एंड बैलेंसेस वाला पार्ट हो गया, उसी के अकॉर्डिंग भी हो गया। प्लस ये भी ना हो कि कहीं एग्जेक्टिव है तो वही अनकंट्रोल्ड पावर्स है वो यूटिलाइज वगैरह वैसे वो यूज कर रहे हैं, जैसे वो सिचुएशन वाला पार्ट वो भी ना हो। तो अकरेंस रिपोर्ट का बेसिकली यही पर्पज है, और इसलिए अकरेंस रिपोर्ट में वर्ड एक ये है 157 में, और उसी के अंदर क्या कि वर्ड फोर्थ विद बोला गया। फोर्थ विद मतलब जितनी कार्रवाई एक बार हो गई मौके पर उसका आप भेज दो, इन्वेस्टिगेशन बाकी चलती रहेगी। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये पता लग जाए एक बंदा 3 बंदे अरेस्ट कर लिए, तो विद इन 24 आवर्स उनको करना है, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी करके उनको प्रेजेंट भी तो करना है। अगर सिर्फ पूछताछ करके छोड़ना है फिर हो सकता है प्रेजेंट भी ना करना पड़े, तो कहीं ना कहीं हैबियस कॉर्प्स जैसा केस भी तो ना हो जाए, इलीगल अरेस्ट वगैरह वो चीजें भी ना हो जाए। आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई और वो चीजें आ गई, जब ये नहीं थी मान लो फोन और ये चीजें, तो फिर कौन कब ये पावर्स को इनको यूटिलाइज कर रहा है वगैरह, मतलब अरेस्ट कर लिया और उसके होती तो आज भी है उसके रिगार्डिंग काफी मिसयूज और उसके अकॉर्डिंग। बट अदरवाइज क्या कि इन चीजों को पता नहीं लगता जैसे उसके रिगार्डिंग की कहाँ पर किस बंदे को अरेस्ट कर लिया, पुलिस स्टेशन में ना रही कहीं और रख लिया, ऑन रिकॉर्ड तो अरेस्ट दिखाया भी नहीं और कहने को सारा कुछ ही हो गया वहां पर उसके रिगार्डिंग, वो इश्यूज भी राइज होते थे पर वो न्यूज में नहीं आया और हो गया काम जैसे उसके। ऐसी सिचुएशंस बार बार हुई, उसी रीजन से ही जो पावर्स ऑफ अरेस्ट है उनके ऊपर डीके बासु जैसी जजमेंट भी है। योगेंद्र कुमार, डीके बासु आई, ये सारी की सारी जजमेंट उसके बाद में भी और जजमेंट्स। तो डीके बासु वाला बेसिक हो गया क्योंकि डीके बासु वाली जजमेंट के जो पार्ट्स है इंग्रेडिएंट उन्हीं के बेस उसी जजमेंट लीगल प्रोविजन तक ऐड हो गए, अदरवाइज उसमें वो गाइडलाइंस दी गई थी। आज वो लीगल प्रोविजन है, जैसे कैसी है लैंडमार्क जजमेंट, जैसे वो क्राइटेरिया वो एक इंप्रेशन उसका पता बता ही रहा है उसी के रिगार्डिंग। तो वो पावर्स वो डायरेक्शन किसने दी, कोर्ट। अगेन वही चेक्स एंड बैलेंसेस वाला पार्ट, तो ये कह रहा हूँ कि बार बार ये चीजें आती हैं। इवन इसके अंदर भी क्या अकरेंस रिपोर्ट वाला पार्ट होता है, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब इंक्वायरी वर्ड भी डिफाइंड है जी के अंदर, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस ऑफिशियल, इंक्वायरी कर रहा है मैजिस्ट्रेट, और एक डिफरेंशिएशन कर दिया अदर देन अ ट्रायल। ट्रायल को हम कौन सी स्टेज से मानते हैं कि ये स्टार्ट हो गया, कॉग्निजेंस से स्टार्ट हो गया, चार्जशीट फाइल होने से हो गया, चार्ज फ्रेम होने से हो गया स्टार्ट, इश्यू ऑफ प्रोसेस है 204 का टाइटल ही है तब से हो गया। ये कौन से वर्ड का मीनिंग है, कॉग्निजेंस का मीनिंग है, कब से ट्रायल हम स्टार्ट मानेंगे। रीजन क्या है, इसको इसको समझने के लिए बेसिक सा पॉइंट है सेक्शन 300 का सिर्फ फर्स्ट क्लॉज को रीड करो, उसी से मेरे ख्याल से हिंट भी मिल जाएगा। ट्राइड भी वर्ड आ गया ना इसी में, ट्रायल वाला पार्ट हो उसके साथ में, और पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड वर्ड भी आ रहा है। एक्विटेड और कन्विक्टेड के लिए तो मतलब पॉइंट है चार्ज जब फ्रेम हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज से पहले पर्सन डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज की उसको फ्री कर दिया चार्ज फ्रेमिंग से पहले, डिस्चार्ज में ट्रायल नहीं हुआ तो सेक्शन 300 का फर्स्ट क्लॉज नहीं अप्लाई होगा, दैट पर्सन कैन बी अगेन अरेस्टेड एंड अगेन ट्राइड, ये वाला पार्ट रह जाएगा इससे उसके अंदर। जिसमें एक्विटल कन्विक्शन आ गया तो सेम फैक्ट्स के ऊपर सेम ट्रायल, वही रेस जुडिकाटा वाला जो सेक्शन 11 है सीपीसी का, वही इक्वल है सेक्शन 300 सीआरपीसी का क्राइटेरिया।
जब चार्ज फ्रेम हो जाएंगे तभी ट्रायल माना जाएगा, उसके बाद में एक्विटल एंड कन्विक्शन आएगा ना। तो इस चीज के लिए क्या है कि मैजिस्ट्रेट के पास में वो पावर्स दी गई है कि ट्रायल करना है नहीं करना है, वो सिचुएशंस। अब अक्रेंस रिपोर्ट तो इसमें आ गई, इसके अंदर क्या है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। 159 को एक बार इसको रीड करना, एक कुछ पर्टिकुलर क्या की टर्म्स है जैसे, इसलिए उन टर्म्स को मैं आपको एक डिस्कस इस तरीके से पॉइंट। 159 में क्या है? एक उससे क्या पर्पस का पता लग रहा है उसके रिगार्डिंग, मतलब पर्पस क्या हुआ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का? हाँ, अब इंक्वायरी वर्ड में स्पेसिफिकली जैसे ये वाला यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसी तरीके से एक वर्ड और है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, प्रिलिमिनरी ई से। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के लिए उस वर्ड को एक अलग सेंस में यूज किया जाता है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि इंक्वायरी का डेफिनेशन दी गई है और इसको हम रिलेट करते हैं कोर्ट के साथ, कोर्ट कर रही है इंक्वायरी, दैट मींस ये वाली इंक्वायरी कोर्ट नहीं कर रही। तो इसमें क्या है कि जो केस उसके सामने आ गया, अब कोई रिमांड देना बनता है नहीं देना बनता है, डिस्पोज ऑफ जो मैटर आ गया उसको करना है, उसके रिगार्डिंग हो गया। तो उस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन का क्राइटेरिया उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं उसमें कि जो पुलिस अपना काम प्रॉपरली करे उसके लिए कोई डिसीजन देने करने हैं, क्योंकि बिल्कुल केस स्टार्ट हुआ तब उस स्टेटस में पुलिस ने तो इन्फॉर्म कर दिया और अपना काम वो करते रहेंगे। बट जैसे ऊपर हमने वर्ड में बोला था कि कॉग्निजेबल केस पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, अगला क्वेश्चन सिंपली यही राइज होता है, इन एवरी कॉग्निजेबल केस देयर मस्ट बी एन अरेस्ट। नहीं, सिर्फ अपियर अपियर होने पर ही मतलब उसको हम फ्री छोड़ देंगे या कोई और क्राइटेरिया है? हाँ, 41 कैपिटल ए वाला जो क्राइटेरिया है वो इम्प्लाइडली इस चीज के साथ, क्योंकि प्रेजेंट वाला पार्ट, क्योंकि हर एक केस में देखो करनी की क्या है, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करने, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करने, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हर बंदे को अरेस्ट कर करके कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगा, ये रीजन भी है। तो इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए 41 कैपिटल ए इसमें ऐड ऑन किया गया है, अर्लियर था ही नहीं ये ऐसा सेक्शन। हाँ, ये सारे के एबीसीडी वाले सारे बाद में है जैसे इसमें, बट पॉइंट क्या है कि उसमें ये फर्स्ट जैसे लिखा है 2009 में ऐड किए गए, तो इसमें कुछ तो है डी के बासु की जजमेंट के, और कुछ है ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाला पार्ट, अनिश कुमार वाला केस भी है उसके बाद में जैसे, तो उसका तो मीनिंग डिफाइंड है ना, इसलिए ये वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वो तो फिर मैजिस्ट्रेट ही कर सकता है, नाम कई बार वो आई भी डाल देते हैं, बट जो एज सच वर्ड नहीं यूज किया गया। 41 ए का क्लॉज 1 को एक बार रीड करना है इसमें। तो इसमें क्या होगा कि रीजनेबल सस्पिशन, एप्रीहेंशन, पर्पस क्या हुआ कि अपीयरेंस में उससे पूछताछ करनी है, इफ द पर्सन इज कोऑपरेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन देयर आर नो चांसेस ऑफ हिज एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द पुलिस एटसेट्रा या एरिया वगैरह से। तो इन्वेस्टिगेशन है वो अपनी कंटिन्यू रखो, बुलाया पूछताछ की, उसको वापस जाने दिया। इसके लिए क्या होगा, वो इंक्वायर करना चाहते हैं कि मान लो होता क्या है कि एक्यूज का नाम तो लगा दिया जैसे उसके रिगार्डिंग, अब एक्चुअली में अपरेंटली लग रहा हो ऐसे सर्कमस्टांसेस कि वो बंदा इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर डायरेक्टली हम स्ट्रिक्ट में मतलब एक
उसमें मैकेनिकल वे में अगर हम चल पड़े फिर तो बंद भी अरेस्ट करो और पकड़ो, क्योंकि उसका नाम है, क्योंकि हम बोल रहे हैं लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी। जब लॉजिंग ऑफ एफआईआर मैंडेटरी फिर तो भी कॉग्निजेबल केस है, पकड़ो बंद करो। क्या पता वो फ्रेम्ड भी हो बंदा से उसके रिगार्डिंग इसी चीज की जब वो पूछताछ करनी है, इंक्वायरी वाला पार्ट है, वो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। और वो वर्ड यूज नहीं किया गया 41A में, पुलिस एक्सरसाइजेस दीज पावर्स। ये सिचुएशन इसी में ही अरनेश कुमार वाली जजमेंट भी और भी उसके बाद में जजमेंट आई, वो एक मैट्रिमोनियल मैटर से ही नहीं, वो ललिता कुमारी तो एक अलग है, जैसे वो अलग। रमेश, हाँ रमेश कुमार वाली भी है, एक और भी थी इसी टाइप की, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था उसके अंदर। तो ये वाली जो जजमेंट्स है इनके अंदर पॉइंट इसी चीज को अपहेल्ड किया गया। ये इसमें आने से पहले ये चीज पहले आ चुकी थी केसेस। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने राइटरेट ही किया था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा थोड़ा कि नाम लिखवा दिए तो अरेस्ट ही कर लो। जैसे एग्जांपल हुई गणेश कुमार वाली और इनमें 498A आईपीसी के केसेस में जिन बंदों का नाम आ गया ये सबको पकड़ लो, अरेस्ट डाल दो उसके रिगार्डिंग। अब नाम लिखवा दिया हस्बैंड की सिस्टर का, हो सकता है 400 किलोमीटर दूर रहती हो, आती जाती भी नहीं, लास्ट 8 महीने से आई भी ना हो, नाम लिखवा दिया, बस नाम लिखवा दिया और केस हो गया, अब तो पकड़ो भी उसको। ऐसी जातियां होने लगी, इसलिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाला और ये चीजें, ये पावर्स दी गई। पावर्स तो हैं, यूज एंड मिसयूज तो दोनों ही रहते हैं, बट द टिल्ट इज इन एक मिसयूज ना हो, उसके साथ में हरासमेंट ना हो, वो पर्पस था। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का नोटिस ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि अदरवाइज अरेस्ट करके लाएंगे, वो बोलेंगे भी आप आ जाओ पुलिस स्टेशन पूछताछ करनी। वो शामिल तफ्तीश वर्ड बोल देते, शामिल तफ्तीश हो गया, उसके बाद में क्या होगा, अब जरूरत क्या है, बंद करके भी तो क्वेश्चनिंग ही करनी है, आके चला गया तो भी कल फिर से आ जाना, ये वाला पार्ट हो जाएगा और क्या होगा। तो इसलिए ये चीजें एडिशन की गई, मतलब प्रोसीजरल लॉ है, हम इसको एक इंटैक्ट एक ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक्यूरेट वाला पार्ट है। इसीलिए कहना कि ह्यूमन बीइंग से डील करना है तो ये चेंजेस आते रहने ही, आगे भी आएंगे। जैसे वर्ड विक्टिम है, विक्टिम वाज नॉट डिफाइंड, आई नहीं, क्योंकि जब सीरियस केस हो गया उसको स्टेट केस बोल दिया। स्टेट केस बोल दिया, कल को मान लो कि जैसे लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया, स्टेट इज नॉट इन फेवर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द एपेलेट ऑर्डर। विक्टिम वाला पार्ट इशू राइज हो गया, उसको अलाउ करेगी ना करे, विक्टिम चाहते हैं नहीं भी सजा मिलनी चाहिए है वगैरह, प्रोसिक्यूशन और डिपार्टमेंट उनकी राय है ही नहीं जाना चाहिए। तो काफी सारे केस में स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था, इसीलिए वो निकल जाते भी नहीं फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं, आगे स्टेट नहीं गया। तो राइट टू फाइल अपील बाय द विक्टिम, उसके लिए विक्टिम है कौन, डेफिनेशन भी तो देनी पड़ेगी। डेफिनेशन कब आई है, लास्ट में ना, डब्ल्यू या डब्ल्यू ए का जो पार्ट है ये भी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये सारे उसी पॉइंट से, मतलब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, स्पीडी जस्टिस एंड फेयर ट्रायल, इन्हीं रूल को ध्यान में रख के सारी अमेंडमेंट्स हुई 2009 वाले, और इसके रिगार्डिंग मालिमत कमेटी की रिकमेंडेशन वगैरह थी, उन्हीं के बेस पे सारे कुछ हुए थे। क्योंकि इवन 2013 में बाद में भी अमेंडमेंट्स हुई हैं जैसे इसमें। क्या जज ने मांगी वो या सबमिट करवाएगी, सबमिट करवाएगी, जज ने नहीं मांगी, एडवर्सरियल रहा। इन्वेस्टिगेशन में तो इसलिए पॉइंट आता है चेक रखना, वो ये नहीं कह रहा कि वे पकड़ो ही पकड़ो, बंदे को अरेस्ट करो ही करो, या भी उसी ने क्राइम किया उसको सजा मिलेगी। वहां पे सिर्फ एक्टिव रोल प्ले कर रही है कोर्ट की, वहां पे फेयर ट्रायल होना है, इन्वेस्टिगेशन में फेयर होनी चाहिए, फास्ट रहनी चाहिए, कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज और वैसी चीजें भी नहीं रहनी चाहिए, वो सिचुएशन आती है, इसलिए वो पार्ट। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वो डिसीजन ले लिया, इसके बाद में इसके पैरेलल ही क्या है चीजें, कि अक्रेंस रिपोर्ट आ गई और यहीं से बाकी चीजें भी स्टार्ट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं वो 167 वाला पार्ट भी है, 57 है, इसी का वो चीजें आ जाएंगी, और इसी के साथ में जो सारे का सारा जो अरेस्ट प्रोसीजर है, अरेस्ट के प्रोविजन है, वो पैरेलल में आ जाएंगे, किस पर्सन को अरेस्ट करना है नहीं करना है। 41A तो बाद में आया, और राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन इम्प्लाइडली था, जुडिशियल प्रेसिडेंट बेस्ड था,
कुछ राइट्स तो इसमें थे, अब प्रेजेंटली क्या है, काफी सारे राइट्स हो गए जो इसमें मेंशन है। वो जोगिंदर कुमार से, डीके बासु से, अनिश कुमार से, ऐसे ऐसे करके जजमेंट से निकले। बेसिकली जोगिंदर कुमार और डीके बासु, बिल्कुल सारे ही, राइट ऑफ बेल है, इन्फॉर्म करना है, एंट्री करनी है, ये सारी। मतलब धीरे धीरे करके तो क्या कि लॉन्चिंग ऑफ एफआईआर और अपलोडिंग ऑफ एफआईआर, ये भी तो टाइम के साथ में आया ना। सोसाइटी में चेंज आया तो इसलिए भी इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक एट लार्ज रहनी चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन, क्या स्टेटमेंट्स वगैरह दी गई उसके रिगार्डिंग। अब इनमें क्या है कि 24 आवर्स में प्रेजेंट करना। अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 22 है, क्या प्रोवाइड करता है वो तो कर लिया। ट्वेंटी फोर आवर्स वाला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया, वही चीज यहाँ पर भी मेंशन की गई। 167 में और 57 वाला पार्ट एक्सक्लूडिंग द जर्नी वाला पार्ट भी होगा उसमें। 167 में टाइटल में भी वही लिखा है, इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीट विद इन 24 आवर्स। तो फिर अब भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट करके विद द कोर्ट परमिशन इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, बट वही इशू की इन द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट वो प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर भी हैंड इन हैंड उसी तरीके से चल रहा है जैसे उसके रिगार्डिंग। और 167 में वो पॉइंट स्पेसिफिकली वही मेंशन किया हुआ है उसके रिगार्डिंग 60 डेज और 90 डेज पनिशमेंट का क्राइटेरिया, उसी के बेस पर चार्जशीट फाइल करना उसके रिगार्डिंग। 167 के अंदर बेसिकली मेंशन किया गया, उसमें पनिशमेंट का क्राइटेरिया है। आप उसका क्लॉज 2 है, उसके अंदर मेंशन किया गया कि पनिशेबल विद 10 इयर्स और मोर है या लेस देन 10 इयर्स है। उसी के अकॉर्डिंग लेस देन वाले में 60 डेज में चार्जशीट फाइल करनी है और मोर देन उसमें 90 डेज में चार्जशीट फाइल करनी है। चार्जशीट फाइल नहीं की, इट इज अ ग्राउंड ऑफ अ डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल का ग्राउंड बन जाएगा उसके अंदर। डिफॉल्ट बेल, स्टैट्यूटरी बेल दोनों वर्ड यूज करते हैं। ऐसे बेल के प्रोविजन आएंगे बाद में, बट यहाँ पर डिफॉल्ट बेल वाला उससे पहले इसी रीजन से, क्योंकि वो इलीगल अरेस्ट हो रहा है उसके बाद में, क्योंकि मैक्सिमम कस्टडी इसमें प्रोवाइडेड होगी। कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं है। जिसमें बंदा पहले से बाहर ही है एंटिसिपेटरी, उसमें तो डिफॉल्ट बेल वाले प्रोविजन का राइट क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो अरेस्ट होता है तब वो पॉइंट अराइज होता है कि पर्सन वो बाहर ना आ जाए उससे पहले पहले, और स्पीडी ट्रायल वाला रूल भी जिसमें एंटिसिपेटरी, उसमें ये वाला तो इशू नहीं है, वो टाइम एक्सटेंड कर दे, वो प्रोसीजरल पॉइंट ही बन गया बस। उसमें तो केस चलता रहेगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ले आएंगे, बाद में ले आएंगे इसे। एंटिसिपेटरी बेल का ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब तक कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस ना, वो कंटिन्यू रह सकती है। ये भी नहीं कह सकते कि ब्लैंकेट बेल है, रीजन की भी बेल मिल गई अब कुछ भी करे ये भी नहीं, तो वो कोई इन्फ्लुएंस करेगा विटनेसेस को, कुछ ऐसी सिचुएशन करने लगेगा तो वहां पे उसकी बेल कैंसिल भी हो सकती है। पॉइंट ए अब वही है, इसीलिए एंटिसिपेटरी से सिर्फ एक टाइम उस टाइम पे अरेस्ट ना किया जाए और उसको फ्री रहने दिया जाए, आर्टिकल 21 की लाइट में बेसिक ये क्राइटेरिया उसका। बाद में वही बेल रेगुलर बेल में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड नो चेंज इन सर्कमस्टांसेस। मतलब उसने कुछ किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया, कोऑपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एब्सकॉन्ड किया नहीं, ना कोई कंट्री से बाहर जाने की कोशिश की, रेगुलर बेल केस चलता रहेगा। एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन बनाया इसीलिए गया है एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व के तौर पर, कोई लगे कि गलत केसेस और उनमें वो फ्रेम हो सकता है तो वहां पर वही एप्रीहेंशन वो प्रूव करी जा सकती है, कोर्ट उसमें भी कर सकते हैं। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन होगी एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी, एप्रीहेंशन कम होगी और जितना स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स होंगे दूसरे, वहां पे बेल नहीं मिलेगी एंटिसिपेटरी। ये रीजन है। नहीं नहीं, ये तो पॉइंट है। इसमें क्या है कि इतने दिनों के अंदर अगर चार्जशीट फाइल ही नहीं हुई, पर्सन है अंदर अरेस्ट किया हुआ, तो वो बाहर आ जाएगा, प्रोवाइडेड वो कंडीशंस ऑफ बेल को पूरा करे, अप्लाई भी करे।
अप्लाई भी करे, अगर बॉन्ड या सिक्योरिटी देनी है तो वो भी दे। अगर वो अप्लाई नहीं करता तो ऑटोमेटिक नहीं है ये कोर्ट उसको बोले चलो जी घर जाओ, ये नहीं है। वो विद कंडीशन का जो क्राइटेरिया है वो एक डिपेंडिंग अपॉन बेल के सर्कमस्टांसेस से ही रिलेटेड है। तो 167 में स्टैट्यूटरी राइट बना, बट उसकी जो कंडीशन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो 5 दिन 95 डेज हो गए, अप्लाई नहीं किया, बट चार्जशीट फाइल हो गई, अब उसका राइट वेव ऑफ हो गया, मतलब उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा ना पॉइंट, इस तरीके से। और ये जो 60 और 90 डेज वाला क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसमें क्या है कि इसमें जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी इंक्लूसिव, ठीक है। जैसे इसमें पुलिस कस्टडी की मैक्सिमम लिमिट है 15 डेज, तो दैट मींस इसमें 45 डेज की जुडिशियल कस्टडी, इसमें 75 डेज की जुडिशियल कस्टडी, बट ये ज्यादा भी हो सकती है। 15 डेज क्या है कि ये मैक्सिमम कैप है पुलिस कस्टडी के रिगार्डिंग, बट इसके अंदर भी क्या रहता है रूटीन में 14 डेज तक कोई एक्सरसाइज करते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। मैजिस्ट्रेट वगैरह के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लग जाए, इसने तो 16 दिन कर दिया वगैरह वगैरह, वो क्वेश्चन ना रेज। तो इसलिए 14 डेज की पुलिस कस्टडी देते हैं, और वो भी एक ही बार में 14 डेज की नहीं देते, 1 दिन 3 दिन 2 दिन 5 दिन ऐसे करते हैं। उसमें भी हर बार वो प्रूव करना पड़ेगा व्हाई दैट शुड बी एक्सटेंडेड, मोर द हीनियस द क्राइम, मोर द सीरियस द क्राइम, एंड मोर द रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस व्हिच आर नॉट अपरेंटली आउट, अभी तक नहीं पता है, हिडन है, उतने चांसेस है कि वो पुलिस कस्टडी कंटिन्यूड रहेगी। जो ऑफेंसेस डॉक्यूमेंट बेस्ड वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह मिल गए, अब पुलिस कस्टडी करके भी क्या किया जाए, पुलिस कस्टडी मना, जुडिशियल कस्टडी बाकी केस के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो इतने दिन की, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है मैक्सिमम 7 डेज की पुलिस कस्टडी दे सकता है इसमें। ये भी 167 में ये जो सारी चीजें उसी के अंदर ही प्रोवाइडेड है, ठीक है। पर्पस वही है कि उसमें कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं अवेलेबल है, तब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को वहां पर एम्पावर किया गया। और एक वही रीजन है कहीं ना कहीं, जैसे उसमें जो अपना अभी सेक्शन रीड कर रहे थे, इसमें 6 में सबसे 4th लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज अ क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, उस कैटेगरी में भी रखा गया है उसमें। तो कुछ जुडिशियल पावर्स हैं वो वहां पर दी गई। देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो सारी एक तरीके से अलग होती है बात, और जुडिशियल विंग है वो एक अलग रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपरली भी डिसिप्लिन, पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, वो काम एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में। और एग्जीक्यूटिव के पार्ट में पुलिस ऑफिशियल और वो डीसी वाला जो सारी लाइन है हायरार्की, वो सारा काम करते हैं। जुडिशरी है, इनका एक तरीके से हम क्या है, रोल क्या है, जैसे नहीं चेक्स एंड बैलेंस है, अदरवाइज हम जैसे बात करें लॉ मेकिंग है, लॉ इन्फोर्सिंग है, लॉ इंटरप्रिटेशन, ऑल ऑफ द अबव। लॉ इंटरप्रिटेशन, लॉ मेकिंग कैसे हो जाएगी? आपके सामने ये बेयर एक्ट है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते कितने मन करें। सुप्रीम कोर्ट के पास है ना वो पावर्स। जुडिशरी तो नीचे हम सीआरपीसी किस पे हो रहा है अप्लाई, क्या सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई हो रहा है? नहीं, ये नीचे की जो सारी कोर्ट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसके रिगार्ड। तो लॉ इंटरप्रिटेशन, इसलिए वो तीनों विंग्स एक सी होगी ना, लॉ इंटरप्रिटेशन, लॉ मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, तो इम्प्लीमेंट करवाना। तो जुडिशरी का काम तो लॉ इंटरप्रिटेशन है, भी लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे होनी। एक बंदा कह रहा है चोरी की है, दूसरा कहता है मैंने चोरी नहीं की, दोनों अपने एविडेंस लेके आएंगे, उन एसेंशियल्स को देख के क्या एसेंशियल्स है वो 378 के पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इंटरप्रिटेशन कर दी, यस चोरी हो रही है, जैसे इसके रिगार्डिंग ये वाला पार्ट हो गया। मतलब ये प्री का पेपर है, मेंस का पेपर है, एक बंदे को कैसे करके एंट्री होगी वहां पर, और वो वहां पर जाके फोटो क्लिक करके पेपर की ओर बाहर आ गया। वो कहता है उसने कुछ नहीं लाया, वहां गया टेबल पर पेपर पड़ा, टेबल हिलाया भी नहीं उसको, फोटो क्लिक की और बाहर आ गया। तो मूविंग और वो क्राइटेरिया बन जाते हैं ना कई बार से, उसने तो हिलाया भी नहीं, ऐसे मूव द प्रॉपर्टी और ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब वो जुडिशरी के सामने आएगा पॉइंट कि चोरी हुई कि नहीं, वो कह रहे देखो
एंट्री की है, ट्रेसपास बन सकता है, मान लेते हैं। चोरी कैसे होगी ये बताओ? हिलाया कुछ भी नहीं हिलाया, कुछ हिलाया होता शायद चोरी बन जाती, फिर क्या होगा उससे? ये बनता है नहीं बनता है, ये करेंगे। अब उस पर्सन को, जैसे भी कोई बंदा गया था एंट्री, अब क्या करके आया क्या नहीं करके आया, वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस की सारी स्टोरी लाइन, एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, और उसके तौर पे पुलिस प्रोसिक्यूशन को लेके पुलिस वाले कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करेंगे, फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है पीपी एपीपी, और वो उन्हीं फैक्ट्स के बेस के ऊपर वो केस को प्रेजेंट करेंगे बिफोर द कोर्ट भी। हाँ, इसने एक क्राइम किया, बंदा अपना डिफेंस लेगा, अपना एडवोकेट हायर कर लेगा, तो वो इंटरप्रिटेशन कोर्ट करेगी। उन्होंने तो सिर्फ ला के सामने खड़ा कर दिया वहां पर, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की भी, यहाँ किसी के घर पे तो घुसा ही है ना वहां पर, तो जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं और जो विटनेसेस बोल रहे हैं, हमने ये देखा कैमरा की फुटेज में ये आया, ये सारी कहानी मेंशन कर दी, वो जो स्टोरी लाइन है सारी वो चार्जशीट में आ गई। किसने क्या किया, किसने एलिगेशन लगाई, उसके सपोर्टिव चीजें क्या है, डॉक्यूमेंट मिल गया, कैमरा फुटेज मिल गई, कॉल रिकॉर्डिंग मिल गई, सामान की रिकवरी होगी, डेड बॉडी मिल गई, ये वो सारी चीजें। और उसी प्रोसेस में ही स्टेटमेंट्स वाला पार्ट आता है। स्टेटमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट्स है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, और स्टेटमेंट्स को जब रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन करेगा इसके रिगार्डिंग? कोई भी बंदा कर सकता है, आप लोग भी। अगर कोई बंदा मर रहा है, जैसे अब कोई वो उस टाइम आप वहां पे पहुंचे, अब वो पहले आप चलो हॉस्पिटल के, नहीं पहले बता लो, फिर उसके बाद ले जाना, क्या मतलब बच्चों के नाम बता, अब उसने आपको बोल दी बातें, फिर वो बंदा अटैक करके गया था मेरे ऊपर, ऐसे ऐसे करके कहा, डेथ होगी, लैंड डिक्लेरेशन में आ जाएगा। अगर वो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शंस हैं तो रजिस्टर में आएगा, उसके अंदर आएगा, उसके अंदर। अगर वो कलेक्शन ऑफ मेमोरी करके उस तरीके से बोल रहे हैं, रिकॉलिंग ऑफ मेमोरी, देन दैट इज नॉट रजिस्टर्ड, उसमें नहीं फॉल करेगा। तो स्पॉन्टेनिटी चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शंस होने चाहिए, मेंटल उस कंडीशन में होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। अगर वो चीजें नहीं है तो उसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी तो स्टेटमेंट आएगी, बट अब आपकी स्टेटमेंट तो कोई और रिकॉर्ड करेगा ना, पुलिस ऑफिशियल वाला पार्ट आ गया। सीआरपीसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट्स वाला पार्ट भी आ जाएगा कि पुलिस है या मैजिस्ट्रेट। और इसी रीजन से ही मेंशन भी किया गया है इसमें 161, 162, इधर 164 सीआरपीसी के प्रोविजंस है। डाइन डिक्लेरेशन चलो आपको दिया, आप वही बात यहाँ पर बोल दोगे जैसे इसके रिगार्डिंग पुलिस के केस में हो जाएगा, वही मैजिस्ट्रेट के पार्ट पर भी हो जाएगा उसके रिगार्डिंग, वो क्राइटेरिया हो जाएगा जैसे। तो उसके बेस पर वो डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्रेडिबिलिटी वाला पॉइंट की कितनी वैल्यू रहेगी, और उसके रिगार्डिंग वो क्राइटेरिया बन जाए इससे। पुलिस को दिया तो उसका क्या हो गया पार्ट, कॉन्ट्राडिक्शन पर्पसेस, एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहेगी, कोऑपरेटिव रहेगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, क्योंकि स्टेटमेंट्स वर्ड बोला है, स्टेटमेंट्स एक लार्जर सेंस में क्या होगा, स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स कन्फेशंस आल्सो, ठीक है ना। मैजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर रहा है, कोई विटनेस भी हो सकता है, कोई एक्यूज भी हो सकता है, पुलिस रिकॉर्ड कर रही है, विटनेस, विक्टिम, एक्यूज कोई भी हो सकता है, तो एनी पर्सन फॉल करेगा इसके अकॉर्डिंग। प्रोसीजर है दैट इज प्रोवाइडेड इन दिस, प्लस इस प्रोसीजर में उसकी वैल्यू वाला पार्ट है, कुछ तो इसमें दे दिया, बाकी एविडेंस एक्ट का सेक्शन 145 है, 155 है, उनके साथ में 162 और वो चीजें उसके साथ में रिलेट होती है, कॉन्ट्राडिक्शन पर्पसेस, यही वाला पार्ट। बट पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो सकती है, डाइन डिक्लेरेशन, डिस्कवरी स्टेटमेंट, दो सर्कमस्टेंसेस। इनके अलावा बाकी सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक बात आज आपने बोल दी, दोबारा से उस बात को सेम को ना बोल के उसके अलावा कुछ और बोला जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। पहले तो ये कह रहे थे, आज तुम ये कह रहे हो, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कोरोबरेशन के लिए नहीं यूज होगी, क्योंकि पुलिस वाले बोले बस ये रट लो, ये बोलना है बार बार, और बार बार यही कहना है, देखो पहले भी तो यही बोला था, ये तो इजी है, ये नहीं होगा, इसमें सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन पर्पसेस।
मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करवाया, ऑन ओथ वाला पार्ट होगा, पुलिस को दिया, नॉट ऑन ओथ का पार्ट होगा। एविडेंशियरी वैल्यू, इसमें ये कल को प्रीवियस स्टेटमेंट बन जाएगी, कल को जब जाके दोबारा ट्रायल के टाइम पर अगर वो स्टेटमेंट्स वगैरह देगा देन वो प्रीवियस स्टेटमेंट है। अब ये कोरोबोरेशन के लिए काम है क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने रेफरी न्यूट्रल पर्सन वो रीजंस आ गए थे उसके रिगार्डिंग। और जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हैं, चाहे ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होगी या ड्यूरिंग ट्रायल होगी, तब इनका लिंक बनता है एविडेंस एक्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स है 145, 146, 155, 155, 156, 157 एंड 158, वो एविडेंस के सेक्शन है, उनके साथ में लिंक बनता है इसके कि उनका पर्पस क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन करनी है, क्या करना है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, जैसे वो डाइन डिक्लेरेशन आपको वो बंदा स्टेटमेंट देख के डेथ होगी जैसे उसके अंदर, अब उसके बाद में जैसे होगा कि आप स्टेटमेंट्स दोगे, अब आपकी स्टेटमेंट अगर वेरिएशन आने लगी तो क्या होगा? पहले तो बोला था भी ए ने अटैक किया, बाद में आपने वो बोला कि बी सी डी बी के साथ, तीसरी बार एक बंदे को और को इंक्लूड कर रहे हैं, या चौथी बार याद नहीं है क्या बोल रहा था। क्लियर से है पहला पॉइंट तो ये हो गया। एज अ विटनेस क्या है, सिर्फ सरकमस्टेंस कि उसने जाते हुए क्या बोला इसके रिगार्डिंग, जरूरी तो नहीं है कि वो सरकमस्टेंसेस सारे आपके सामने हो, यू आर नॉट आई विटनेस। आई विटनेस होते तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हाँ वो तो आई विटनेस होते फिर तो सिचुएशन ही डिफरेंट हो जाती, बट डाइन डिक्लेरेशन है यहाँ पे इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आई विटनेस प्लस डाइन डिक्लेरेशन होती तो बन सकता था उसके रिगार्डिंग, और वही बंदा अगर मैजिस्ट्रेट को ये बातें बता के गया होता तो बोल भी हो सकता था। वो चाहे निर्भया केस की एग्जांपल ले लो, कुछ और कह लो, निर्भया वाले में आई विटनेस भी था और डाइन डिक्लेरेशन भी था, दोनों चीजें आ गई ना उसी के रिगार्डिंग, वो चीजें बन गई उसमें इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट है कि एक एक करके, तभी मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर कैसे चलेगा, वो वाला बेसिक है। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन वाइज नहीं होता है, सीआरपीसी ना होता है सीपीसी, दोनों सेक्शन वाइज कोई सा भी नहीं होता है। रीजन प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर तो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है, सब्सटेंटिव लॉ की कोई सा उनमें सेक्शन नहीं अप्लाई होता है। रीजन कुछ होते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग होते हैं, एक ही टाइम पर डाउट्स से कौन सी का किसी के क्लास चलो नेक्स्ट क्लास में करते कंटिन्यू।